हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं सचिवालय सहायक के लिए सेट नंबर 14 और आशा करते हैं कि इससे पहले कि आपने बाकी के सेट्स को ज़रूर देख लिया होगा। इसमें आपको 50 MCQ देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए कि आप 50 में से कितना स्कोर कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस भाषा का आर.वी. धुलेकर ने संविधान निर्माण की भाषा के रूप में प्रयोग करने का समर्थन किया था। किस भाषा का आर.वी. धुलेकर ने संविधान निर्माण की भाषा के रूप में प्रयोग करने का समर्थन किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदी भाषा। ठीक है, हिंदी भाषा यहाँ पे करेक्ट होगा। बलुआ पत्थर से बने सबसे लंबी गुफा क्रेमपुरी किस राज्य में स्थित है? क्रेमपुरी किस राज्य में स्थित है? क्रेमपुरी जो है वो दुनिया की सबसे लंबी बलुआ पत्थर की गुफा मानी जाती है और ये पड़ता है मेघालय में। मेघालय के पूर्वी खासी जो पहाड़ियाँ है वहाँ पे, यानी कि पूर्वी खासी पहाड़ियाँ जिले में स्थित है क्रेमपुरी, मेघालय में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में स्कंदगुप्त की हुंडों पर विजय का उल्लेख मिलता है? स्कंदगुप्त के हुंडों पर विजय का उल्लेख किस में मिलता है? किस अभिलेख में? भीतरी शिलालेख। भीतरी शिलालेख ऑप्शन सी। थुलाल जो है वो किस राज्य से संबंधित एकल व्यापकगत जो कि नृत्य है? थुलाल का संबंध बताइए कि किस राज्य से होगा? थुलाल थुलाल का संबंध केरल के साथ। केरल ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। और कल की वीडियो में मैंने आपको एक त्यौहार बताया था, वार्षिक त्यौहार केरल का, क्या नाम था? मक्कर विलुक्कू त्यौहार। ठीक है, मक्कर विलुक्कू त्यौहार मनाया जाता है केरल में। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने अन्नपूर्णा योजना शुरू की थी? अन्नपूर्णा योजना की स्टार्टिंग किया कब किया था? तो ये भी आपको याद रखना है, 2000 से 2001 माना जाता है। ठीक है, 2000 से 2001 में स्टार्ट किया गया था ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। और अन्नपूर्णा योजना सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो राजस्थान में। ठीक है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूचियों में केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है, वो है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। आपको पता है कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ ही हुआ करती थी और 9वीं अनुसूची की बात करें तो पहला संविधान संशोधन जो 1951 में किया गया था उसके तहत आपका ये 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। यानी वर्तमान में टोटल कितनी अनुसूचियाँ? 12 अनुसूचियाँ। ये भी ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में 8, वर्तमान में 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का भाग 20 संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग जो 20 है वो किससे संबंधित है? भाग 20 का संबंध हो जाता है संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन का जो प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। आपातकालीन जो प्रावधान है, आपातकालीन प्रावधान भाग 18 में दिया गया, भाग 18 में। और आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया, ध्यान रखिएगा। गुप्त साम्राज्य में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था? गुप्त साम्राज्य में प्रांतों को किस नाम से जानते थे? प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था, प्रांतों को भुक्ति कहते थे। निम्नलिखित में से किसे प्राचीन पाषाण काल कहा जाता है? प्राचीन पाषाण काल किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल को प्राचीन पाषाण काल कहा जाता है। पूरा पाषाण काल जब भी आए तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आग का जो आविष्कार हुआ था वो पूरे पाषाण काल में ही हुआ था। पूरे पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ था, जबकि नवपाषाण काल में जैसे कृषि का आविष्कार, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और ताम्रपाषाण काल जो है इसको चालकोलिथिक एज के नाम से भी जानते हैं, चालकोलिथिक युग। संविधान की 9वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? यानी 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था, तो इसका संबंध किससे हो जाता है? इसका संबंध भूमि सुधार। ठीक है, भूमि सुधार। 22 भाषाओं की जो उल्लेख किया गया वो 8वीं अनुसूची में। दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची 1985 में। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। जबकि पंचायत की बात करें तो ये आपका 11वीं अनुसूची में पड़ता है। 73वें संविधान संशोधन 1992-93 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, और अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि पंचायत जो है, पंचायत इनको कार्य करने के लिए कितने विषय दिए गए? पंचायत के लिए कार्य करने के लिए कितने विषय उपलब्ध कराए गए? कमेंट करके बताइएगा। यूरोप का सर्वोच्च शिखर एल्ब्रुज किस देश में स्थित है? एल्ब्रुज जो किस देश में स्थित है? तो सही आंसर रूस में। ठीक है, रूस यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। डेन्यूब नदी के तट पर कौन सा शहर नहीं स्थित है? डेन्यूब नदी के तट पर कौन सा शहर नहीं स्थित है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मॉस्को जो है वो मोस्कावा नदी के किनारे है, ना कि डेन्यूब नदी के किनारे। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे।
नेक्स्ट वन क्या है, टैफिला लेट। टैफिला लेट जो मरुस्थान है यानी कि मरुस्थल है वो कहाँ स्थित है? टैफिला लेट मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये पड़ता है मोरक्को में। मोरक्को, ऑप्शन बी मोरक्को में। ठीक है। टाउबकल किसकी सर्वोच्च चोटी है? टाउबकल किसकी सर्वोच्च चोटी है बताइए? टाउबकल किसकी सर्वोच्च चोटी है? तो ये पड़ता है एटलस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है जो कि अफ्रीका में स्थित है। ध्यान रखिएगा, टाउबकल एटलस की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पर मिलता है? नर्मदा घाटी में। नर्मदा घाटी में 1982 में मानव के साक्ष्य सबसे पहले देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अनाज की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। अनाज की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी किस काल में? तो मैंने आपको बताया था कृषि और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में, तो अनाज की कृषि जो सर्वप्रथम है वो नवपाषाण काल से ही संबंधित है, ऑप्शन ए। किसके मतानुसार मुगल साम्राज्य के पतन का जो प्रमुख कारण था वो सैनिक अदक्षता थी? किसके अनुसार? सैनिक अदक्षता थी। तो विलियम आर्विन के द्वारा, ऑप्शन बी विलियम आर्विन के द्वारा। जजाऊ का युद्ध किनके बीच हुआ था? जजाऊ का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो सबसे पहले ध्यान रखना, जजाऊ का युद्ध हुआ कब था? 12 जून 1707। 12 जून 1707 जो कि ये उत्तराधिकारी का एक युद्ध चल रहा था औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात। तो मुअज्जम और आजम के बीच हुआ था, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुअज्जम और आजम के बीच। मगध साम्राज्य के बारे में क्या सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, मगध साम्राज्य के बारे में क्या सही नहीं है? तो पहला पॉइंट्स की पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की थी, बिल्कुल सही है। महापद्म नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया था, ये भी बिल्कुल सही है। ग्रीवरज, राजगृह, पाटलिपुत्र और वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी थी, बिल्कुल सही। सबसे पहले ग्रीवज था, इसके तरह आगे की तरफ बढ़ता गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कोई भी ऐसा नहीं है जो कि सही नहीं है, सभी के सभी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं, राइट। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। तो 1885 में हुआ था। तो प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? भूमेश चंद्र बैनर्जी। भूमेश चंद्र बैनर्जी जो कि बम्बई में इसकी अध्यक्षता की गई थी, यानी ऑप्शन ए को टिक करेंगे, भूमेश चंद्र बैनर्जी। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों की कक्षाओं के बीच स्थित है? बताइए कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों की कक्षाओं के बीच स्थित है? तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति। फोरविस्टा के संबंध में कौन सा कथन सही है? फोरविस्टा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ध्यान रखिएगा, फोरविस्टा एकमात्र ऐसा जो कि क्षुद्र ग्रह है जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, नंगी आंखों से देख सकते हैं, ऑप्शन ए। खिलाफत आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? खिलाफत आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना है, खिलाफत आंदोलन की स्थापना हुई थी 1919, यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, 1919। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की जो स्थापना है वो कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी? इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इसकी स्थापना 1920 में की गई थी, ठीक है, 1920 में। प्रायद्वीपीय भारत में किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है? प्रायद्वीपीय भारत में किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है? भारत के पास अगर बात करें कि भारत का कौन से राज्य के पास सबसे बड़ा समुद्री तट है, तो वो है गुजरात। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग आंध्र प्रदेश को टिक करेंगे, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यानी विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ पे? वैशाली में स्थापित किया गया था, किसके द्वारा? तो ऑप्शन डी, लिच्छवियों के द्वारा, ठीक है, लिच्छवियों के द्वारा, ऑप्शन डी। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब बताइए कि हम क्या होंगे, कौन से उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे? जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे, द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि उत्पादक को बकरी खाएगी और बकरी को हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बेसिकली हम लोग का मतलब यहाँ पे हो रहा है कि मांस की बात करें, ठीक है, मांस की, बकरी को नहीं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वन क्या है कि पंचायतन क्या है? पंचायतन क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा पंचायतन, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, यानी कि मंदिर निर्माण शैली होती है पंचायतन। पंचायतन एक प्रकार के मंदिर निर्माण शैली होती है, ऑप्शन सी। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात कितना है? वैसे आपको पता होगा कि
भारत का लिंगानुपात कितना है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग कितना था, 2001 के जनगणना के अकॉर्डिंग 933, ठीक है, 933 प्रति 1000। लेकिन 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि भारत का भारत का जो लिंगानुपात है वो कितना है, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार का जो लिंगानुपात है 918, 918 यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। भारत में उदार औद्योगिक नीति जिस वर्ष अपनाई गई थी वह कौन सा था, उदार औद्योगिक नीति जो है अपनाई गई थी वो कौन सा वर्ष था, तो 1991, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन कह रहा है कि चोल शिलालेख में वर्णित भूमि की श्रेणियों के अनुसार मंदिरों को भेंट दी गई जमीन के रूप में किसको जाना जाता है। देखिए, चोल काल में अलग अलग भूमि को जो दिया जाता था अलग अलग लोगों को, उसको अलग अलग नाम दिए गए। अगर हम यहाँ पे बात करें वेलन वगाई, तो वेलन वगाई जो होता था वो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी के जो भूमि होते थे उनको कहा जाता था। और यहाँ पे अगर ब्रह्मदेव जो था, ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को कहा जाता था। जबकि सालाभोग की बात करें तो सालाभोग यानी पाठशाला, साला से याद रखेंगे पाठशाला, यानी किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि को कहा जाता था सालाभोग। देवदान यानी देव को दी जाने वाली दान, यानी कि मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को कहा जाता था देवदान। तो यहाँ पे पूछा भी गया कि मंदिरों को भेंट दी गई जमीन को क्या कहते थे, देवदान, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन असत्य है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन असत्य है, अच्छे से पढ़िए और बताइए कि क्या होगा राइट आंसर। पहला पॉइंट कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी, बिल्कुल सही है, 1960 के दशक 66-67 में स्टार्ट हुआ था, यानी कि आपका ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। हरित क्रांति के दौरान किसानों ने अधिक उपज वाले बीजों यानी कि HYV जिसको हाई एल्ड वैरायटी कहा जाता है, तो इसको स्टार्ट किया था, बिल्कुल सही है, बीजों का प्रयोग करना स्टार्ट हुआ। हरित क्रांति के दौरान गेहूं और चावल की खेती पर विशेष जोर दिया गया था, ये भी सही है। तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। भारत के किन किन क्षेत्रों में हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से था, हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से था किन किन क्षेत्रों में, तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और दोस्तों के साथ शेयर करिए। और साथ ही साथ यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बस वीडियो देखते हैं चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखिए, ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर टाइम पर मिलती रहे। चित्तौड़ में जीत का जो स्तंभ है राणा कुंभा द्वारा किसके ऊपर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था, किसके ऊपर विजय के उपलक्ष्य में ये बनाया गया था, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा मालवा के महमूद खिलजी के ऊपर विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने इसको बनाया था चित्तौड़ में, जो कि विजय स्तंभ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, तो प्रायद्वीपीय नदी निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, तो महानंदा आपको पता होगा कि गंगा में मिलने वाला ध्यान रखिएगा, जो कि सबसे पूर्वी नदी है, ध्यान रखना है, गंगा में मिलने वाला सबसे पूर्वी नदी को माना जाता है ये महानंदा, ठीक है। अगला प्रश्न नेक्स्ट वन है कि समूह 3 से लेकर के 12 के तत्वों को क्या कहा जाता है, समूह 3 से लेकर के 12 तक के तत्वों को क्या कहते हैं, इसे डी ब्लॉक कहा जाता है, ठीक है, डी ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। PSLV से क्या अभिप्राय है, तो PSLV का फुल फॉर्म यहाँ पर अगर हम बात करें पूर्ण रूप, तो पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, ऑप्शन सी। बंधुआ मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था, देखिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस अब तक आपको कराए गए हैं, ये आपका जो कि 14th जो कि कह सकते हैं पार्ट है। अगर आपने सारे पार्ट्स को देखे, सारे क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे तरीके से नोट डाउन करते चल रहे हैं, याद करते चल रहे हैं, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स अगर आप आगे की तरफ प्रिपरेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेगा। इन सभी प्रश्न को अच्छे से याद रखने की कोशिश करिए। बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है कि अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, जो कि अर्जुन पुरस्कार की विजेता बनी। अर्जुन पुरस्कार स्टार्टिंग किया गया था 1961 में, और 1961 में सबसे पहले मिला था एन लेम्सडेन जो कि हॉकी में इन्होंने ये पुरस्कार जीता था 1961 में।
मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएनडीपी के द्वारा। यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा प्रत्येक वर्ष ये जारी किया जाता है और पहली बार 1990 में इसको जारी किया गया था। स्वीडन की संसद का नाम क्या है? स्वीडन की संसद का नाम क्या है? राइट आंसर बन जाएगा रिक्सडैग। रिक्सडैग यहाँ पे करेक्ट होगा। डायट जो है वो जापान का है, ड्यूमा रूस का है और कोर्टेस स्पेन का है। तो इन सभी को भी याद रखेंगे। मिंटो मार्ले सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? मिंटो मार्ले सुधार जो बिल है, अधिनियम है, वो किस वर्ष पारित किया गया था? तो मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम 1909 के साथ, जबकि चेम्सफोर्ड 1919 होता है। ठीक है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाएगा तो क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, हमेशा इसके भार में परिवर्तन होता है, ना कि इसके द्रव्यमान में। तो इसका भार बदल जाएगा परंतु इसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि सूर्य की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर के गुजरती है तो कितने रंग दिखाई पड़ते हैं? कई बार हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो ये 7 रंगों में विभक्त होता है। ठीक है, 7 रंगों में विभक्त होता है, जो कि सबसे कम विचलित होता है आर यानी कि रेड कलर, और सबसे ज़्यादा विचलित होता है आपका वॉयलेट बैंगनी कलर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा 7, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? यानी कि इनका एक उपनाम कह सकते हैं। महाराष्ट्र के किस सुधारक का नाम लोकहितवादी था? लोकहितवादी के नाम से जाने गए हैं कौन? गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन डी। गर्म करने पर जिप्सम अपनी पानी की मात्रा का कुछ प्रतिशत खो देता है और क्या बनाता है? जिप्सम को गर्म करने पर क्या बनाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? कमेंट करके बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? कमेंट करके बताइएगा। पेनिसिलिन का उपयोग किस रूप में किया जाता है? पेनिसिलिन का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये आपका एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है, प्रतिजैविक दवाओं को बनाने में किया जाता है। इनमें से कौन सा अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है, बताइए। तो ट्रिप्सिन और पेप्सिन अग्नाशय के द्वारा ही स्रावित होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे, 1 और 2। अच्छा, आपको पता होगा कि पीत का रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत का रस जो है वो स्रावित होता है, ध्यान रखिएगा, यकृत से जाकर के जमा होता है पित्ताशय में। ठीक है, पित्ताशय में जमा होता है लेकिन स्रावित होता है यकृत से। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? यानी प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ही था। और पेनिसिलिन को किसने बनाया था? तो सबसे पहले 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। जापानी मस्तिष्क शोध किस मच्छर के कारण होता है? जापानी मस्तिष्क शोध किस मच्छर के कारण होता है? तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है, क्यूलेक्स मच्छर, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये 50 क्वेश्चंस अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को सेट कर लीजिए ऑल पे, ताकि आपको प्रॉपर डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे सारी वीडियो की। हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।